हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जॉन कीट्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको कर रहे थे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 31 तक कर लिया था। आज हम लोग 32 से करेंगे। देखिए, सबसे पहले चलो 31 को भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स। इसमें जॉन कीट्स के द्वारा क्या नहीं लिखा गया? ओटू ऑटम, ये तो लिखा है। ईव ऑफ सेंट एजेंस, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। तो ये एडोनिस किसने लिखा? ये आपका पीबी शैली ने लिखा था। जब कीट्स की डेथ हो जाती है तब ये लिखा था 1881 में, जब कीट्स एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके उसमें इन्होंने ये लिखा था। Which poet out of the following wrote the lines? Was it a vision or a waking dream? Felt in is that music? Do I wake up or sleep? देखिए, ये आपका किसने कहा? ये जॉन कीट्स ने कहा था। ठीक है, जॉन कीट्स वॉज द फेमस पोइट ऑफ रोमांटिक एज। जॉन कीट्स आपके रोमांटिक एज के पोइट थे। इन द नेक्स्ट वैली ग्लैड्स, ये सब दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33। इसमें क्या है? द लेटर ऑफ विच इंग्लिश पोइट हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज certainly the most notable and most important you are written by any English poet। और जो आपके लेटर वाली बात आती है, वो लेटर किसके द्वारा लिखे गए थे? जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। इसमें क्या है? कीट्स लेटर्स आर एडमायर्ड ऑलमोस्ट एज मच एज हिज पोइट्री and but described by T.S. Eliot as certainly the most notable and most important you are written by an English poet। ये T.S. Eliot के द्वारा इनको डिस्क्राइब किया गया था। किसके? जो कीट्स ने जो लेटर लिखे थे उनको डिस्क्राइब किया था। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिस मैच्ड। इसमें कौन सा मिस मैच्ड है, इसको देखना है। तो देखिए, इसमें आपका ये एडोनिस जो है वो आपका मिसमैच है। क्यों? क्योंकि ये आपका पीबी शैली ने लिखा था जब कीट्स की डेथ हो गई थी। कब? 1881 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्या? हु वाज डिस्क्राइब्ड पोइट ऑफ 19th सेंचुरी। अब देखिए, इसमें आप देखिए, इसमें क्या है? पोइट। अब देखिए, यहाँ पे पोइट्स पूछा गया है, लेकिन किसका? 19th सेंचुरी का पूछा गया। तो यहाँ पर आपके जॉन कीट्स हो गए। अगर यहाँ पर ये 19th सेंचुरी नहीं होता और पूछा जाता हु वाज पोइट्स, तो यहाँ पर हम सेम उनका सॉरी किनका देखो, स्पेंसर, हाँ इसमें दिया एडमंड स्पेंसर का नाम लेते। क्यों? एडवर्ड स्पेंसर वाज फर्स्ट कॉल्ड द पोइट इन एन ऐसे वाई चार्ल्स लैम ने अपने ऐसे में एडमंड स्पेंसर को कहा था पोइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो जॉन कीट्स का ओड टू ऑटम है वो किसका एग्जाम्पल है? होरेसन ओड का है। ठीक है, ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ होरेसन ओड। द वर्क वाज कंपोज्ड ऑन 19 September 1890 and published in 1820। और ये किसमें हुआ था? वॉल्यूम ऑफ कीट्स पोइट्री दैट इंक्लूड्स Lamia and the Eve of St. Agnes to Autumn is the final work in a group of poems known as 1819 Odes। जो 1819 Odes के इन्होंने लिखे थे 6 और इनके फेमस है। उसमें से जो आपका लास्ट था वो टू ऑटम था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स इज अ वर्जन ऑफ टेल फ्रॉम बोकेशियो। देखिए, बोकेशियो की जो टेल है उसको कौन सा लिया गया? तो इसमें आपका लिया गया है इजाबेला, और इसका सब टाइटल क्या है? द पोर्ट ऑफ वेसल। ये भी पूछा जा सकता है कि इजाबेला का सब टाइटल क्या है? तो सब टाइटल इसका द पोर्ट ऑफ वेसल है। ये किसकी टेल से लिया गया? ये बोकेशियो की जो टेल है, कहानी है, उनकी से लिया गया। चलिए डिटेल देखते हैं इसकी। इजाबेला और द पोर्ट ऑफ वेसल इज अ नैरेटिव पोएम। ये क्या है? ये पोएम है आपकी जॉन कीट्स ने लिखी है। और इसको किसकी स्टोरी से लिया गया है?
बोकेसियो के डेकामेरॉन से लिया गया है। इट टेल्स द टेल ऑफ ए यंग वुमेन whose family intended to marry her to some high noble and his olive trees, but who falls for Lorenzo, one of her brother's employees। ठीक है, इसमें एक महिला की कहानी है और उसकी शादी जो की जाती है वो सब इसमें स्टोरी है। Which of the following periodical brutally associate assault किड्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ बर्ड्स पब्लिश्ड इन 1818। देखिए सबसे ज्यादा इनकी जो इनको जो निंदा जो की गई है वो सबसे ज्यादा आपकी किसने की है, तो वो क्वार्टरली रिव्यू जो करके एक मैगजीन आती थी उसमें इनके जो वर्क को सबसे ज्यादा वो क्रिटिसाइज किया गया है। द क्वार्टरली रिव्यू वाज अ लिटरेरी एंड पॉलिटिकल periodical फाउंड इन मार्च 1819 बाय लंदन पब्लिशिंग हाउस जॉन मुरे। इन्होंने इसको पब्लिश किया था। द क्वार्टरली रिव्यू ब्रूटली असेल्ड किड्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ बर्ड्स पब्लिश्ड इन 1818। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। There are some statements in reference with John Keats and his life. Find the correct option given below. John Keats is a romantic in his release of senses. His feeling is Middle Ages and Hellenism. ये सही है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या आपको करेक्ट ऑप्शन ही छांटना है। ही हैज बीन एसोसिएटेड विद कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। ये कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से तो नहीं थी। ठीक है, तो अच्छा इसमें ऑप्शन और भी दिए गए हैं। ठीक है, हाँ थे तो लेक पोइट से आपके वर्ड्सवर्थ वगैरह थे। और एक मिनट इधर इसको सही करते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं क्या है। जॉन किट्स वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ही वाज ए रोमांटिक इन ये भी थे। ठीक है, मिडिल एजेस द कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री इनसे ही रिलेटेड थी। इन इज पावर लिरिक लाइव एंड डेमसेल्स ही डेवलप ट्रैवल थीम्स, ये नहीं है। और टू एटम इज नॉट रिटन बाय, ये तो लिखा है इन्होंने इनके फेमस ओड में से है। ये दो तो गलत हैं आपके, दो सही है। इंडिमियन ए पोएटिक रोमांस बाय जॉन कीट्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो आपका ये 1818 में पब्लिश हुई थी। चलिए डिटेल। इंडियन इज जॉन कीट्स लॉन्ग नरेटिव पोएम इज इन 4 वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में थी ये? 4 वॉल्यूम में थी। ठीक है, और इट वाज रिटन इन 1817, और जो ये 1817 में लिखी गई थी बट पब्लिश 1818 में हुई थी। और ये किसको डेडिकेटेड थी? ये थॉमस चैटरटन को थी डेडिकेटेड थी। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि आपकी जो इंडिमियन है वो किसको डेडिकेटेड थी, तो ये थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड थी। ब्यूटी इज ट्रुथ, ब्यूटी आर द फेमस पोएटिक लाइन्स, ये आपके ओ टू ग्रेसियन अर्न के हैं। ठीक है, इसको भी देखो यहाँ पर अगर टू लगा कर भी दे सकता है, जैसे मान ली ओ टू ए ग्रेसियन अर्न, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा? ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न होगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में इसका नाम। तो सत्यम शिवम सुंदरम वाला कॉन्सेप्ट आपका ओड ऑन ए ग्रीसिन अर्न में ही दिया है। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ट्रुथ इज ब्यूटी। ठीक है, और ये आपका कब आया था? ये आपका 1819 में आया था ये वाला ओड। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स सर्व्ड एज एन apprentice to a surgeon at Edmonton, North London before the begin his poetic career। इसमें भी आपका जॉन कीट्स है। ये पहले इन्होंने ही प्रैक्टिस की थी, फिर इन्होंने ये छोड़ दी थी। जॉन कीट्स सर्व्ड एज द अप्रेंटिस टू सर्जन एट एडमंड नॉर्थ लंदन बिफोर बिगन हिज पोएटिक कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। देखिए जहाँ पे ब्यूटी की बात की जाए तो वहां पर जॉन कीट्स ही होंगे। जॉन कीट्स रोट दिस, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। ही डेडिकेटेड दिस लाइन्स टू लेट पोएट थॉमस चैरिटन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लाइव एंड डैम सेंस मर्सी इज अ पोएम डिपिक्टिंग लव बिटवीन अ नाइट एंड अ फेरी। द पोएम इज रिटन बाय जॉन कीट्स, और ये कब लिखी गई? पब्लिश हुई थी 1819 में पब्लिश हुई थी। दिस पोएम,
ठीक है, ये तो बता ही दिया गया। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स चूज हिज ओन एपिथेट, हियर लाइज ऑन हुज नेम वाज रिटेन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया। ये पिछली बार आपका यूपी पीजीटी में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप और ये किसकी एपिथेट लिखा हुआ है, ये आपका कीट्स की एपिथेट पे लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये तो बता ही दिया, ये जॉन कीट्स के उस पे लिखा हुआ है। Here lies one whose name is writ in water too. ठीक है, thou still ravest bright of quietness, thou foster child of silence and slow times, Livian historian whose cannot that express a flory tale more sweetly than our rhyme। ये आपका किसका है, ये ऑन ग्रीशियन अर्न का है। These famous line are from which of the following, ये तो आपका ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न का है, ये स्टार्टिंग ही लाइन है। अगर ये ओड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी हर एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इस ओड को तो आपको पढ़ना ही चाहिए, और इस ओड को अगर आप कोई दिक्कत हो तो हमारे इस चैनल पर पढ़ा हुआ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। देखिए ये कितने एग्जामों में पूछा गया है ना, ये पूछा जाता है। ये आपका किसका है, ये आपका एंडीमियन का स्टार्टिंग लाइन है। इज अ पोएम ऑफ बाय जॉन कीट्स, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1818। इट बिगिंस विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ये आपकी रिपीट होती रहती है लाइन्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। जॉन कीट्स अ पोएम ओड टू नाइटिंगेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपकी पोएम्स, एक देखिए ज्यादातर लावेल एडम्स एंड मर्सी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन ग्रीशियन, ये और इंडमियन की ये पहली लाइन बहुत पूछ ली जाती है। ये कुछ इतने में से ही बहुत क्वेश्चन मोस्टली इनके आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका है बी, वॉज कंपोज्ड इन 1890। द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ये आपका है ऑटम का, ओड टू ऑटम का। चलिए देखते हैं। इन किड्स पोएटिक कैरियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स, तो इसमें आपका 1890 होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, When Keats writes about the beaker full of the blissful hypocrisies, देखिए यहाँ पर ये आपका ओटू नाइटिंगेल से लिया गया। किससे, ओटू नाइटिंगेल। और यहाँ पर ये जो जैसे आपका ऑप्शन बोथ ए एंड बी है, तो ये द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स और ये स्प्रिंग स्केट द म्यूजिस, ये आपका इसमें इमेजिनेशन करता है कि जो पोइट है कीट्स है उसको पोएम लिखने का इंस्पिरेशन इनसे सबसे मिलता है। तो ये बात इसमें बताई गई। और ये आपका ओटू ऑन सॉरी, ये आपका नाइटिंगेल का है। द टर्म हिपोक्रेंस आर यूज्ड बाय कीट्स इन वन ऑफ हिज पोएम मींस बोथ फाउंटेन ऑफ हॉर्स एंड स्प्रिंग स्केट टू द म्यूजिस। तो इसमें आपका ये ओटू नाइटिंगेल का अलायंस है, उसमें ही ये आपको देखने को मिलता है। चलिए ये कुछ एग्जाम पॉइंट है, ये नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को ही इसमें लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हु इज जॉन कीट्स सिल्बियन हिस्टोरियन। तो देखिए ये अभी हमने आगे ही लाइन पढ़ी थी पीछे, सॉरी, उसमें ये आपका किस कौन सा था, द ग्रेशियन अर्न का था। द कीट्स रिफर्स द ग्रेशियन अर्न एज अ सिल्बियन historical because he feels it is the best suited to tell its own story and the story of ancient. ठीक है, whom did Keats regard as the prime example of negative captivity।
तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें विलियम शेक्सपियर को इन्होंने सबसे वो माना था। She dwells with the beauty that must die, wrote Keats in one of his odes referring to, ये किसको रिफर किया गया था, ये ओड टू आपका मेलनकली वाला है। चलिए ये कुछ एग्जाम पॉइंट है, ये आगे देखेंगे। चलिए अभी यहाँ पर इनको हम छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। एक सेकंड, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। The very world is like a bell to tell me back from thee to my soul self। तो ये किसका है, ये आपका है forlorn। The forlorn completes the extract which of the ode to a nightingale में ये बात इन्होंने कही है। The charm magic casements opening of the form। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Which of the following poem by Keats uses द स्पेंसरियन स्टेंजा। देखिए स्पेंसरियन स्टेंजा इन्होंने किसमें यूज किया था, ये आपका किया था द ईव ऑफ सेंट एजेंस में इन्होंने यूज किया था। द आइलैंड सेटिंग ऑफ लेटमोस फिगर्ड इन किड्स, ये आपका है इंडिमियन में। ठीक है। विद व्हाट डज द स्पीकर काम टू बी हाफ इन लव इन ओ टू ए नाइटिंगेल, तो इसमें क्या था, पीस दैट कम्स विद डेथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट क्वेटेड स्टेटमेंट्स ऑन पोइट्री बाय जॉन कीट्स इज रिप्रोड्यूस्ड विद ब्लैंक्स ब्लू कंप्लीट है। इसको कंप्लीट करना है। इसमें क्या होगा आपका, इफ पोइट्री कम नॉट, इसमें क्या हो जाएगा, कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू इट 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 हैड बेटर नॉट कम, तो इसमें क्या हो जाएगा, इट हैड बेटर नॉट कम। इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, कब इनका जैसे आपका उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने भी बात की है कि जो पोएट्री है वो अपने अंदर से, जब हम खाली एकांत में बैठे होते हैं, ट्रंक्विलिटी में बैठे होते हैं, तो हमारे इस फ्लो करती है ना। तो उसी तरह इनका भी कहना है कि अगर पोएट्री को लिखो वो अंदर से आनी चाहिए, नेचुरली होनी चाहिए, है ना। कैसी होनी चाहिए, इफ पोएट्री कम नॉट एज नेचुरली, कम जैसे ऐसे नहीं आती जैसे नेचुरली नहीं है, जैसे द लीप टू इट कम हैड बेटर नॉट कम, मतलब जैसे पेड़ पे पत्ते आते एकदम से अचानक से आ जाए, है ना, तो वो सही है, नहीं तो फिर बेकार है, ऐसे नहीं कि। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ट्रांस स्कैनल जीनियस Keats never was nor ever will be popular poet, said Sally. Why did Sally comment so? ये सैली ने कमेंट क्यों किया था किड्स पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, एक सेकेंड। यहाँ से किड्स पोएट्री डज नॉट रिफ्लेक्ट मैच्योरिटी, ऐसा तो नहीं था। किड्स डाइड यंग, तो ये रीजन नहीं था तो लेकिन यंग हो गए थे वो 25 ईयर में, बट ऐसा नहीं था। किड्स रोट ओनली द ओड्स, ऐसा भी नहीं था। किड्स पोएट्री डिवोटेड ऑफ द रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, ये था। ठीक है। देखिए चलिए इसकी डिटेल में। इन स्पाइट ऑफ द ट्रांसकेंडेंटल जीनियस, किड्स नेवर वाज नॉर एवर विल बी a popular poet. Keats' poetry is devoid of the revolutionary spirit. That is why P.B. Shelley was forced to say that Keats could not participate in the revolutionary and never did support the rebellious. Therefore, Shelley got angry and criticized not only Keats but also Wordsworth. इन्होंने फिर क्रिटिसाइज किया था किसको, कीट्स को, और वर्ड्सवर्थ को भी कीट्स किया था, क्योंकि इन्होंने इनको इनके जो कीट्स ने पोएट्री लिखी थी इसमें इनको जो वो था रेवोल्यूशन, वो समझ नहीं दिखाई दे रहा था। जॉन कीट्स डेडिकेटेड इंडिमियन टू, देखिए क्वेश्चन आ गया तो ये आपका हो जाएगा द मेमोरी ऑफ थॉमस चैरिटन। चलिए देखिए, कीट्स एड्रेस द ग्रीसियन अर्न एज एन एटिक shape in his ode on Grecian because from Greek। ठीक है। Keats addressed the Grecian urn as an Attic shape in his ode on Grecian urn because it was from Greek। क्यों, ये ग्रीक से था। Ode on Grecian urn is written by John Keats, written in May 1819 and published in 1820।
number 15 issue of the magazine of Annals of the Fine Arts. He was inspired to write the poem after reading two articles by English artist and writer Benjamin Haddon. Keats was aware of other works on classical Greek arts and had first-hand ex- exposed to the Elysian marvels, all of which reinforced his belief that classical Greek art was idealistic and captured Greek virtue which formed the basis of the poem. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. What according to Keats will the urn remain to man when old as shall this generation best. तो यहाँ पर क्या होगा, forgotten historian नहीं होगा. A friend is silent spectator, इसमें आपका V ऑप्शन है. Friend will remain to man when old age shall this generation best. In the last stanza, Ode on Grecian, the poet sees the urn as a friend to humanity, but the friendship resides less in the particular truth that the urn has not teach humankind and more in the fact that the message is truth and truth is beauty. देखिए इसमें टाइम को बताया गया कि जो टाइम है वो तो निकल जाएगा, मनुष्य क्या नश्वर है, और जो इस पे जो आपकी जो आकृति बना दी गई तो ये जनरेशन टू जनरेशन आती रहेगी और ये बताता रहेगा. ये बात इसमें एग्जाम पॉइंट है. चलिए एक क्वेश्चन है इसमें, इसको देखते हैं. ये क्या है, द अन इज किड्स ओड ऑन ग्रीशियन अर्न is addressed by which one of the following expression. तो देखिए the ode on Grecian is addressed by which one of the following expression. तो इसमें देखते हैं क्या है इसका आंसर. The urn is Keats' ode on Grecian addressed by expression of Attic shape. इसमें अभी हम ये पीछे कर भी चुके थे. इसको एटिक शेप, एक सेकंड, चलिए the description of the that does not refer to Keats' Grecian urn. देखिए स्लेवनी स्टोरियन तो बताया है, एनेटिक शेप तो अभी बताया है, और इसमें एक कोल्ड पेस्ट्रोल भी बताया. ए मिस्टीरियस पृष्ठ नहीं है, मिस्टीरियस पृष्ठ इसमें नहीं है. तो इसमें क्या है, इसमें इज नॉट ऑफ ग्रीशियन ग्रीक पोर्ट और बेस बट फॉर पीपल कमिंग टू सैक्रिफाइस, है ना. टू व्हाट काइंड ऑफ एन अल्टर डज द प्रीस्ट लीड द गार्लैंडेड हीफर इन किड्स ओड ऑन ग्रीशियन अर्न. इसमें आप एक दृश्य में देखते हैं कि भीड़ चली जा रही है और उसको हीफ को, बछिया को लिया जा रहा है उसका बलिदान देने के लिए, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी, है ना, ग्रीन अल्टर पर. तो यहाँ पर क्या होगा, एक ग्रीन अल्टर पर मिस्टीरियस प्रीस्ट लीड्स द हीफर टू अ ग्रीन अल्टर इन किड्स ओड. टू व्हाट ग्रीन अल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट लीडेस्ट thou that हीफर लोइंग एंड द स्कीज. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट. द अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट. तो इसमें कौन है, ये आपके जॉन कीट्स है. हेलेनिक स्पिरिट क्या होता है, जो आपके ग्रीक की जो कल्चर है और उसको सब रिलीजियस को मानता है, तो वही सब आपका हेलेनिक स्पिरिट होता है. हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइंस है. ठीक है, तो इसमें आप ये किससे ली गई, ओड ऑन ग्रीशियन अर्न से ली गई. चलिए देखते हैं इसमें और क्वेश्चन इधर नहीं है, यहाँ से इसको चलिए. शी कैन नॉट फेड दो हैज नॉट thy bliss forever built thou love and she we fear. ये तो आप तो कर चुके हैं. ठीक है, अभी आ चुका. तो ये इसमें किसमें, परमानेंस आर्ट का. इसमें यही तो दिखाया गया उन ग्रीशियन की टाइम है, निकल जाएगा, सब बूढ़ा हो जाएगा, बट जो इसमें आर्ट है, जो इसमें इस जो कलश में जो जो बना दिया गया वो हमेशा जनरेशन टू जनरेशन बताता रहेगा. टाइम निकलता जाएगा लेकिन ये अपनी सुंदरता सबको बताता रहेगा. इसमें तो परमानेंस ऑफ किसका बताया गया, आर्ट को. इसमें क्या है,
निगेटिव कैपेबिलिटी किसके लिए बताई गई है? इसमें शेक्सपियर के लिए इन्होंने जॉन कीट्स ने बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which of the following poets be associated with which of the following poets do we associate the pictorial quality of poetry? तो ये किसका ही है? आपका कीट्स का ही है। जॉन कीट्स pictorial quality enables him to depict sensuous joys in excellent manner. He is one of the greatest वर्ड पेंटर इन इंग्लिश पोइट्री। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप जब किड्स की जब पोइट्री या पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके आंखों के सामने वो पिक्चर है, वो सामने वो चीज आपको दिखाई दे रही है, आपको सेंसेस उसको फील कर रहे हैं ना, तो यही है। तो जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ, ये आपके 25 की एज में हुए थे, बट यहाँ पर है नहीं ऑप्शन, तो 26। जॉन किट्स डाइड ऑफ कंजम्पशन, इसको क्लासेस भी बोलते हैं, ट्यूबर क्लासेस, ठीक है, टीवी से इसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे बरीड किए गए थे? ये बरीड किए गए थे इन द प्रोटेस्टेंट सिमेट्री। इस लास्ट रिक्वेस्ट वाज द प्लेस्ड अंडर ए टोम्बस्टोन bearing no name or date, only the words here lies on whose name was written in water। देखिए नेक्स्ट, thou was not born for death, immortal word, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये O2 नाइटिंगेल का है, ठीक है। और कृष्ण इमोर्टल वर्ड किसको बोला है? नाइटिंगेल को ही बोला है। द ओट्स ऑफ किड्स आर, कैसे हैं? रेगुलर हैं, ठीक है, रेगुलर ओट्स हैं, ओट्स हैं इनके। द स्ट्रक्चर ऑफ ओट्स ऑफ किड्स इज समटाइम्स रेगुलर एंड सिंपल एज इन टू fancy, and it sometimes represent a means between this the irregular variety. His most characteristic form consist of group of stanza of highly complex structure but regular or nearly in their resemblance to an other। चलिए देखते हैं। किड्स पोएम लावेल डैम्स एंड मर्सीज, तो सीधा सिंपल सा ये कहीं पे आप लिरिक भी देखेंगे, बैलेड है। लावेल डैम्स एंड मर्सीज इज अ फेमस बैलेड ऑफ किड्स। इट इज अ प्योर पोएम ऑफ रोमांस एंड मिस्ट्री। It has the depth of essence, intense lyrical feeling, wired landscape painted with the exquisite art and suitable musical congruence. The overall effect of the lovely poem is almost unequaled in poetry of romance। The year was the ये तो आपका है 1819 में, ठीक है। Which of the following Jane Keats has the theme of a fatal magical love luring man to his doom? तो ये आपका है लावेल्डम सेंस मर्सी, बैलेड लावेल्डम सेंस मर्सी 1820। Why John Keats has theme is a fatal magical love luring a man to his doom, to poem considered on English classic stereotypical of other of Keats' work. It avoids simplicity in interruption despite simplicity of structure at only a short। इसमें कितने स्टेंजा है? इसमें ये भी बात पूछी जा सकती है, 12 स्टेंजा, और हर एक लाइन में कितनी है? वो 4 लाइनें हैं, और इसकी राइमिंग स्कीम क्या? ABCB, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। चलिए, यस आई मस्ट पास देम फॉर ए नॉबलर लाइफ वेयर आई may find agnosis the strife of human hearts, which character of this poet creation do you find in this lens? तो ये क्या है? ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, ये किड्स के उसमें है। चलिए, और ये है किसकी? स्लीप एंड पोइट्री। डू आई मेक और स्लीप, तो ये आपका किसका है? O2 नाइटिंगेल का। हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटेन वाटर हु इज स्पोकन ऑफ, तो इसमें आपका ऑप्शन किड्स होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट हमारा क्या है। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए है
तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, किड्स होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which volume of poetry by Keats contained a poem of Hyperion? तो हाइपीरियन किस इसमें आई थी, इनका जो थर्ड वॉल्यूम आई थी, थर्ड वॉल्यूम containing Lamia, Hyperion and others had been published. Hyperion is an abundant epic, इसको छोड़ दिया था आधा ही लिखे, पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं है। पोएम ऑफ इंग्लिश रोमांटिक बाय जॉन कीट्स इज द बेस्ट ऑन टाइटन मी and tells of the despair of the Titans after their fall to the Olympians। ये कह के छोड़ दिया था, ये उनका जॉन मिल्टन के जो पैराडाइज लॉस्ट है उस तरह से इसको लिख रहे थे। Keats was a victim of rape on the knuckles, the underline idiom denotes। तो इसमें ये क्या है, सेवर क्रिटिसिज्म। ये तो इसमें here is one whose name is written butter, ये कीट्स का है आपका। चलिए, फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंसेस बट नेवर प्रैक्टिस, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, फार्मेटिस्ट एपोथेटिक। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको हटाते हैं। Which of the following books was translated by John Keats? तो Aeneid. Keats translated most of the Aeneid and continued learning French. He later wrote Tempting not only as a realm of idealistic romance but also of beauty that enlarged or imaginative sympathies. What caused John Keats' death? तो tuberculosis। इनकी मदर, इनकी ब्रदर भी इसी से डेथ हुई थी उनकी, और इनके फादर घोड़े से गिर गए थे, इसलिए इनके फादर की डेथ हो गई थी। 200 years ago, 23rd February 1821, John Keats died. He had suffered from tuberculosis since early 1820, and after months of distress and pain, finally succumbed to the disease at the age of 25. Who said Keats was a Greek? तो ये किसने कहा, ये सैली ने कहा। ठीक है, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोएट्री इज, ये आपका है सेंसुअसनेस, ये फील होता है, इनको पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा, ऐसा लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज नॉट बिलोंग टू लेक पोएट्स, तो इसमें आपके कीट्स हैं। देखिए, कॉलेज, वर्ड्सवर्थ, सूदी, इनको हम लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट पोएट मानते हैं। इनका किससे संबंध है, कोकनी स्कूल से इनका संबंध है, किसका, कीट्स का, और ये लेक पोएट्री माने जाते हैं। फेवरिस अटेम्प्ट रेदर देन अ डीड एकम्पन्स, तो ये इनको इन्होंने किसके, हाइपीरियन के लिए बोला था। ठीक है, और इन्होंने इसको पूरा भी नहीं किया था, इसको छोड़ दिया था। एबंडेंट इपिक, ये जॉन कीट्स के द्वारा है, जिनको इन्होंने पूरा नहीं किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, When did Keats die? तो ये कब डाई हुए थे, 1821 में, 23rd February 1821 इन रोम। और ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि ये कहाँ पर हुए थे, तो रोम में, एट एज ऑफ 25 and 4 months, 25 year और 4 month की थी। Keats dropped the first stanza of one of his odes, तो इसमें आपका ओड है, ओड टू मेलनकली। ठीक है, ओ टू मेलनकली है इसमें। ठीक है, अब देख, which poem of Keats has the following lines? Here melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ये soft pipe plays on. ये ओड ऑन ग्रीशियन अर्न का है। चलिए, for whom Keats used the term egotistical sublime, तो ये आपका वर्ड्सवर्थ के लिए इन्होंने यूज किया था। Which of this is not a work of John Keats? तो टू ऑटम है, इजाबेला भी है, द पोर्ट ऑफ बैसिल ये इसी का सब टाइटल है, तो इसमें टू नाइट नहीं है, तो ये टू नाइट इनका वर्क नहीं है। टू नाइट किसका है, ये पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है, पीबी शैली के द्वारा ये लिखी गई है। किसका वर्क है, ये पोएम पीबी शैली की है। ठीक है, चलिए, एफ स्कॉट फिट्जग्लैड was a great admirer of the poetry of John Keats, so much so that he named of his novels with the lines from one of the
poem of kids, which poem was it? तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपकी पोएम थी ऑन फर्स्ट, नहीं ये तो गलत है, टेंडर इन द नाइट, ये 1934 में, ठीक है। और विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम, इन्होंने किसकी की ये की थी, ओ टू ए नाइटिंगेल के बारे में, ये इन्होंने अपनी इसमें ओ टू नाइटिंगेल के बारे में बताया था। वो विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम, तो जॉन कीट्स की फर्स्ट पोएम कौन है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैंपियंस ह्यूमर, ये इनकी फर्स्ट पोएम है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी। तो ये आपका स्पेंसेरियन है। द पोएम इज पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट है ये आपका। Endymion by Keats is a story by young shepherd loved by the moon goddess. Keats took the story from ये ग्रीक मैथोलॉजी से इन्होंने ली थी। To some of his contemporaries, he appeared as a member of the Cockney School of Poetry. Who is he? तो कौन थे, कीट्स थे। Who said my heart ash and drowsy numbness pen, तो ये कीट्स का है, ओ टू नाइटिंगेल का है, और जो 1819 में इन्होंने लिखी थी। ही इज विद शेक्सपियर, तो ये आपका बोला है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। कीट्स पोएट्री इज एबंडेंटली एंड इंचेंटिंगली सेंसस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कीट्स की पोएट्री है वो किससे, आश्चर्य से और सेंसस से भरी पड़ी है ना, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है। तो ये किसने कमेंट किया था, ये भी आपका मैथ्यू आर्नोल्ड ने कमेंट किया था। आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो और लोगों में क्वेश्चन को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।